सो लेक्चर नंबर 2 हम लोगों ने कल टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और उसमें हमने जो मेजर डिस्कशन की थी वो अबाउट प्राइवेट कंपनी थी कि अच्छा यार प्राइवेट कंपनी के क्या फीचर हैं, बिकॉज पब्लिक के बारे में हम बड़ा श्योर थे कि जो प्राइवेट नहीं होगी वो पब्लिक होगी, राइट। और प्राइवेट के केस में हमने एक चीज़ और पढ़ ली थी कि भाई रिस्ट्रिक्शन है इन लोगों पे, ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, इनको अलाउड नहीं है। अगर ये पब्लिक से पैसा चाहते हैं तो फिर पहले अपने आप को कन्वर्ट करें पब्लिक कंपनी में। इज दैट क्लियर? ओके, सो इसमें से ओके, नो आइडिया। अच्छा जी, आज हम कंपनी की एक और क्लासिफिकेशन, ये किस चीज़ की बात है? जिन सुभान। अच्छा, सो अब आज हम कंपनी की एक और पर्सपेक्टिव में क्लासिफिकेशन देखने लगे कि कंपनी को इस तरीके से भी इसके स्टेटस को क्लासिफाई किया जा सकता है या कंपनी को क्लासिफाई किया जाता है। एक डिस्टिंक्शन तो आपने देख ली, प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक लिस्टेड, राइट। अब एक डिस्टिंक्शन है जो आपके सामने नजर आ रही है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी गारंटी लिमिटेड कंपनी और सम अनलिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। अब ये भी एक डिस्टिंक्शन है, मुझे पहले एक्सप्लेन करने दें फिर आपको समझ आ जाएगी। इनिशियली बहुत पुरानी बात करें, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में ये रिपील कर दी गई थी। पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती थी, यानी इनके पास वही फीचर होता था, इनका वही करेक्टरिस्टिक्स होते थे जो एक पार्टनरशिप फर्म के होते थे। तो फ़ायदा क्या हुआ कंपनी का फिर कि जब मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की अपने पर्सनल एसेट्स ही वो सेल आउट हो जाने हैं, रियलाइज हो जाने हैं टू पे ऑफ द कंपनीज डेट, तो फिर तो उल्टा नुकसान होता था। तो अनलिमिटेड कंपनीज पाई जाती थीं, लेकिन फिर उनको ख़त्म कर दिया गया, 1984 में ही ख़त्म कर दिया गया था। जो इससे पिछला आपका ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस चल रहा था इससे पिछले 1984, तो वही ख़त्म कर दिया गया, वहीं पे ये ख़त्म हो चुकी थी। तो इसमें होता क्या था, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती थी? अनलिमिटेड, लाइक पार्टनरशिप, लाइक पार्टनरशिप। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? ओके। अच्छा, दूसरी, जिस कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल मौजूद हो, तो सिंपली हम उसे कह देंगे कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, सिंपली, तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। देखो कंपनी ने फंड रेजिंग कैसे करनी है, इनिशियली इक्विटी, राइट, ऑनर, शुरू में लैंडिंग कोई नहीं करता, शुरू में कोई उधार नहीं देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेंडर क्यों दे आपको? उसके पास, आपके पास ऐसा क्या चीज़ है जो आपको वो लोन दे दे? क्या सिक्योरिटी है देने के लिए? नहीं देता, कोई भी आपको इनिशियल स्टार्टअप में लोन नहीं देगा। यही रीज़न है, मैं कल शायद आपको एक मज़ेदार बात बता भी रहा था कि हमारी रेडॉल्फ लाइफ साइंसेज जब बिल्टअप हुई थी, जब हमने न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, अच्छा मैं बहुत दो कंपनीज के बहुत नाम लिया करूंगा, एक रेडॉल्फ लाइफ साइंसेज है एक रेडॉल्फ पाकिस्तान है, ये दो कंपनीज थी। सो ये अब्बाजी थे, ठीक है, अभी मैं इसलिए वर्ड बोल रहा हूं, पेरेंट कंपनी थी और ये उनकी सब्सिडरी थी। थोड़ा सा आइडिया है पेरेंट सब्सिडरी का? बेहतरीन हो गया। सो ये पेरेंट कंपनी थी और ये सब्सिडरी। अब ये जब इनकॉर्पोरेट हुई ना, तो कोई मुंह नहीं लगा रहा था, तो हमें लोन चाहिए था। हमने इनको कहा कि तुम लोन ले लो और तुम लेके हमें दे दो। सो ग्रुप स्ट्रक्चर के ये फायदे होते हैं कि आपको इनिशियल स्टार्टअप में भी लोन मिल जाता है, लेकिन मिलता अपनी पेरेंट कंपनी से है, पेरेंट बाहर मांगती फिरती है फिर, ठीक है। क्लियर हो गया बात की? अच्छा, हम बात कर रहे थे कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। देखो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, अच्छा ये पड़ा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर आप जब ऑब्वियसली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्चुअली बदले में कंपनी क्या देगी? फंड्स लेकर आएगा ऑनर, तो बदले में कंपनी क्या देगी? शेयर्स। एक ही चीज तो है कंपनी के पास देने के लिए। सो अगर कंपनी के अंदर शेयर मौजूद हैं, सो इनफैक्ट ऐसी कंपनी को आप कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कह रहे हो सिंपली। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें मेंबर की इन्वेस्ट की, इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एक कंपनी है, सपोज ABC अज्यूम कर रहा हूं, और उसका शेयर कैपिटल है टोटल से 100 मिलियन का, और इसके अंदर दो लोग हैं जिन लोगों ने ये कैपिटल सब्सक्राइब किया है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सब्सक्राइब। इन दो लोगों ने कैपिटल सब्सक्राइब किया है, से मिस्टर एक्स हैं, इस पर्सन ने 70 मिलियन सब्सक्राइब किया है, और मिस्टर वाई हैं, इन्होंने 30 मिलियन सब्सक्राइब किया है, मतलब इतने मिलियन के शेयर खरीदे हैं उसने। शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन, पार वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप लोगों ने 10 रुपए ही देखी होगी वैसे जितने भी सवाल किए हैं, ठीक है। सो पार वैल्यू कोई भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन आप रखना कितनी चाहते हैं, ठीक है। ये बात बता दूं, आज एक वो गुमान दूर कर लें कि आपने हर सवाल में ना पार वैल्यू 10 रुपीज़ देखा हुआ है। उसकी रीज़न है हर कंपनी
इनकॉर्पोरेशन करते हुए 10 रुपए रख लेती है आसानी के लिए, हालांकि आप किसी भी वैल्यू का शेयर उस वक्त पार वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। इट्स योर कॉल, योर मेंबर्स कॉल। ठीक है, हम लोग बनाते हुए कंपनी सेकंड चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कि हम लोग ये कैसे डिटरमिन करते हैं। ठीक हो गया। सो 70 मिलियन एक्स ने सब्सक्राइब किया, 30 मिलियन वाई ने सब्सक्राइब किया, तो दोनों क्या बन गए? शेयर होल्डर्स, राइट। अब दोनों की लायबिलिटी कितनी है? मिस्टर एक्स की कितनी लायबिलिटी है? अप टू 70 मिलियन। अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट होता है कि कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है और कंपनी की कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी के तमाम एसेट्स रियलाइज कर लिए जाएं, रियलाइज का मतलब है रियलाइज्ड इन कैश, हम सब कुछ बेच दें, उनकी प्रॉपर्टी, उनके एसेट्स, उनकी व्हीकल, सब कुछ जो भी अवेलेबल है, तो से मैं कहता हूं हमारे पास बचता है 1000 मिलियन अज्यूमिंग, ठीक, और उनकी लायबिलिटीज अगर इकट्ठी की जाएं से वो 1200 मिलियन की हैं। ओके, सो कितने मिला बेहतर? 200 ही है ना एक्सेस? शुक्र है। डेफिसिट जो है वो 200 मिलियन का है। अब ऑनर्स, ये कंपनी तो अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो खुद ही जाने। सो ऑनर्स किस हद तक लायबल हैं? मिस्टर एक्स सिर्फ 70 तक लायबल है और मिस्टर वाई 30 तक लायबल है। लेकिन ये वो अमाउंट है जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ये दोनों ऑलरेडी दे चुके हैं। सो टेक्निकली इन अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कोई लायबिलिटी नहीं होती शेयर होल्डर्स की, कोई लायबिलिटी नहीं होती, बिकॉज वो ऑलरेडी दे चुके होते हैं। लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब अनपेड का कॉन्सेप्ट भी पुराना है, वो भी एक दफा शेयर कर लेता हूं ताकि आप कहीं ये वर्ड देखो तो आपको समझ आ जाने चाहिए। पहले क्या होता था, वापस दोबारा थोड़ा सा पुराना वापस वक्तों में जाऊं, ये बात समझ आ गई है ना? ओके, थोड़ा सा पुराने वक्तों में जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल उस जमाने में 10 रुपए का ही शेयर था, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मिस्टर एक्स ने 7 मिलियन शेयर्स, राइट, 7 मिलियन शेयर्स सब्सक्राइब किए होंगे एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये 70 मिलियन बना होगा, राइट? ऐसे ही है जी, इतने मिलियन शेयर सब्सक्राइब किए होंगे। पहले ये ऑप्शन दी जाती थी कि अगर किसी ने शेयर सब्सक्राइब करने हो तो वो पार्शियल पेमेंट्स भी कर सकता था। पार्शियल पेमेंट का मतलब है मिस्टर एक्स कहते थे इनकॉर्पोरेट करना है ना, सारे पैसे अभी तो नहीं चाहिए ना, वो अभी क्या करने इतने पैसे, अभी तो थोड़ा सा बिजनेस करने के लिए तुम्हें थोड़े पैसे चाहिए, तो ऐसा करो, मिस्टर एक्स कहता था ये लो पकड़ो 7 मिलियन के शेयर्स के अगेंस्ट मुझसे अभी तुम ऐसा करो 3 रुपए ले लो, यानी 21 मिलियन ले लो, बाकी बाद में ले लेना। इसका मतलब ये पे कर दिया जाता था और एक अनपेड पोर्शन मिस्टर एक्स ने पे नहीं किया होता था, और वक्त के साथ साथ जब जब जरूरत पड़ती थी, ऐसे ही जी, जब जब जरूरत पड़ती थी वो तब तब मजीद कैपिटल कंपनी को हैंडओवर कर देता था, कंपनी उतने और शेयर इशू कर देती। बात समझ आई कुछ? लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अब ये क्लियरली लिख दिया गया है कि शेयर्स उस वक्त तक इशू नहीं होंगे जब तक फुली सब्सक्राइब नहीं होंगे, यानी जब तक अब मिस्टर एक्स पूरे 70 मिलियन नहीं देंगे उनको शेयर्स इशू नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? अब पार्शियल अमाउंट के शेयर इशू, पार्शियल अमाउंट रिसीव करके शेयर इशू नहीं किए जाते, अब शेयर कम कर दिए जाते हैं अगर तुम ऐसा कर रहे हो। वैसे तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है तो शेयर जितने तुमने कहे हैं उतने तुम्हें लेने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब तुम कहो कि अच्छा यार 7 मिलियन दे दो, बाद में जब कंपनी फॉर्मेशन में आए और पैसे पूसे लेने की बारी आए तो कहो अच्छा नहीं इतने पैसे नहीं है, ऐसा करो 2 मिलियन दे दो। नहीं, ये भेदभाव यहाँ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। इज दैट क्लियर? कुछ समझ आ रही है बातों की? सो ऐसी केस में सपोज अगर ये सिनेरियो होता, जो पुरानी बात है, ये क्या हो रहा है, ये सिनेरियो अगर होता और ये अमाउंट वो पे कर चुका है और डिसोल्यूशन का टाइम आ जाए, मतलब कंपनी बंद होने आ जाए, तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? सो ये तो पूरा 30 मिलियन देगा, ये तो ऑलरेडी दे चुका है, तो इसकी तो कोई लायबिलिटी नहीं टेक्निकली, इसने ये अमाउंट नहीं दी हुई, सो ये इसकी लायबिलिटी है, ये फर्दर इतनी अमाउंट पे करेगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, बिकॉज ये वाली तो वो ऑलरेडी दे चुका है ना। सो हमने पढ़ा अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये वाली तो वो दे चुका है, तो इसके हवाले से तो वो कुछ नहीं देगा। एडिशनल अमाउंट जो उसने नहीं दी हुई
पे करेगा, सिंपली। सो इसे कहते हैं अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये अब नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए आप यहां पे रिप्लेस कर सकते हो अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक हो गया? क्लियर? अब अनपेड वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं बुक में आप ये लिखा हुआ भी देखोगे, क्योंकि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि वो 2-3 जगहों से तो रिप्लेस कर देते हैं, बाकी जगहों पे आज भी लिखा हुआ मौजूद है कुछ जगहों के ऊपर। ठीक है जी? अच्छा अब बात करते हैं जरा गारंटी लिमिटेड कंपनीज की। यूजुअली ये कंपनीज दोनों तरह की हो सकती हैं, इनमें शेयर कैपिटल होता भी है और शेयर कैपिटल नहीं भी होता। यूजुअली ये कंपनीज कौन सी होती हैं? ये कंपनीज यूजुअली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आपकी जितनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती हैं यूजुअली वो गारंटी लिमिटेड होती हैं। उनमें लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो शेयर कैपिटल की वजह से नहीं बनती। ठीक है? डोनेशंस पे चल रही होती है ना। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी कई ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, अखुवत है इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है इस वक्त। ईदी फाउंडेशन भी है, लेकिन मुझे ईदी फाउंडेशन का एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता कि उनका स्टेटस क्या है, लेकिन अखुवत इज अ कंपनी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। अब वो गारंटी है, अब वो गारंटी है। ठीक, उसमें क्या होता है, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है फिर? अगर सपोज हम एक बात करते हैं पहले, गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब पैसा नहीं है क्योंकि पर्पज ही नहीं है प्रॉफिट अर्निंग का। इन जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी नॉन प्रॉफिट होती हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं जी। जो आपकी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस होती हैं, मैं एनपीओ लिख रहा हूं जी, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी होती हैं, इनका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं है ये प्रॉफिट अर्न नहीं करती, करती हैं। तो फिर फर्क कहां पे आता है? पर्सनल यूज नहीं, यूज भी करती हैं। हाँ ना हो, चलो लिख देता हूँ, नहीं मेन ऑब्जेक्टिव नहीं, लेकिन प्रॉफिट हम आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये डिफरेंस है। प्रॉफिट जितना भी कमाया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो उसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अखुवत जितने भी एक्सेस फंड्स हैं, डोनेशन ज्यादा आ गई है, अभी जरूरत नहीं है उतनी, तो अखुवत क्या करेगी, वही पैसा बैंक में रखवा देगी, टीडीआर में इन्वेस्ट कर देगी। अब वहां से मार्कअप आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है। अब वो इंटरेस्ट इनकम है तो इनकम, अब उसका क्या है, उसको इसी कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बात कुछ समझ आई है? इसी अखुवत की कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये होता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, ऐसा नहीं कि कमाया नहीं जाता लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रॉफिट कमाते क्यों है? मेंबर को। शेयर होल्डर पैसा क्यों लगा रहा है आपके बिजनेस में? पैसा कमाने के लिए, राइट? डिविडेंड, डिविडेंड इज अ वन फॉर्म ऑफ रिटर्न। हम कई फॉर्म में उसे रिटर्न दे सकते हैं। डिविडेंड इज वन फॉर्म जो आप लोगों ने पढ़ी है कि भाई रिटर्न टू द शेयर होल्डर। भाई मैं इसके अलावा भी उसे बहुत तरीकों से बेनिफिट दे सकता हूं। क्या राइट शेयर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? क्या वो रिटर्न नहीं है? सस्ते शेयर दे रहे हो, ठीक है, बोनसेस दे सकते। नहीं, बोनस वैसे उस तरह नहीं इशू किए जाते, शेयर होल्डर को बोनस नहीं दिया जाता, नहीं। सो डिविडेंड, आपके राइट शेयर इज वन ऑफ द वे। फर्दर शेयर सब्सक्राइब करने की ऑप्शन, ये भी वन ऑफ द वे है। सो आप कई तरीकों से उनको एंटरटेन कर सकते हो, ठीक है जी। सो समझाना ये चाह रहा था कि एनपीओ के अंदर प्रॉफिट कमाया जा रहा होता है, लेकिन उसी पर्पस के लिए। अब इसकी फॉर्मेशन जब हो रही होती है ना, अभी हमने फॉर्मेशन पे वैसे बहुत बात करनी है, उसमें शेयर कैपिटल नहीं आता। शेयर कैपिटल तो है ही नहीं। जैसा वो अमजद साहब हैं मेरा ख्याल है अखुवत के, वो आए और उन्होंने कहा जी मैं इनिशियल 2-3 चीज़ों के लिए फंड्स दे देता हूं, तो वो अपने फंड्स प्रोवाइड कर देते हैं, इक्विटी फंडिंग्स से। मैं कहता हूं, वो कहते हैं जी मेरे पास 5 मिलियन पड़ा है, मैं वो इन्वेस्ट कर देता हूं। और ये से अमजद साहब हैं, फिर एक और कोई उनके साथ मिल गए, से मैं मिल जाता हूं, चले जी फंड्स 2 मिलियन के आ गए, ठीक है, इनिशियल फंड्स हमने डोनेट कर दिए उनमें। अब यहां पे शेयर कैपिटल नहीं होता। इनिशियल मेंबर्स कुछ फंडिंग करते हैं, लेकिन वो शेयर कैपिटल नहीं कहलाता, वो शेयर कैपिटल नहीं कहलाता, फंड्स डोनेशन कहलाती है, डोनेशन के ज़मरे में आता है। तो यहां पे मेंबर कैसे बनते हैं? जिसका देखो, शेयर कैपिटल वाली कंपनी में जिसके पास एक शेयर, वो शेयर होल्डर और वही मेंबर। गारंटी लिमिटेड जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता, वहां पे जिसका नाम लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है एज अ मेंबर, वही मेंबर है।
मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो कंपनी इटसेल्फ वजूद में जब आएगी, जब बनाएंगे, तो हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे मैं कुछ डॉक्यूमेंट के नाम बोलूं, MOA AOA, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर कंपनी ने नहीं बनना। अभी नहीं पढ़ रहे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इनको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA AOA। अब ये 2 डॉक्यूमेंट्स में जिनका नाम एज अ मेंबर लिख दिया गया वो मेंबर है, क्योंकि यहां पे शेयर कैपिटल नहीं है। कुछ पल्ले पड़ी बात? यानी मेंबर की डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉडर हो गई। अब पहले हमने सिर्फ कल के तारीख तक पढ़ा था कि मेंबर वो है जिसके पास शेयर हो, लेकिन जिसके पास शेयर ना हो और कंपनी में शेयर हो ही ना, तो फिर तो जिसका नाम इन लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख दिया गया है वो मेंबर है। इज दैट क्लियर? कुछ पल्ले बड़ी बात। अच्छा, अब इनकी लायबिलिटी क्या होगी? अब गारंटी है, गारंटी लिमिटेड कंपनी, शेयर कैपिटल तो है नहीं, आप तो अंदाजे लगाते थे शेयर कैपिटल के साथ लायबिलिटी का। तो फिर ऐसी सूरत हाल में इन लोगों ने, जो अमजद साहब और सलमान साहब आए हैं, ये जो मेंबर बने हैं जिन्होंने अपना नाम इस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर लिखवाया है, ये लोग गारंटी देते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट की। से अमजद साहब कहें ये कंपनी जितनी भी लायबिलिटी इनकर करेगी, मैं 50 मिलियन की गारंटी देता हूं। पैसे नहीं दे रहे, सिर्फ जबानी कलामी गारंटी। इसी लीगल डॉक्यूमेंट में लिख दिया जाता है कि अमजद साहब 50 मिलियन की गारंटी देते हैं कि अगर कोई भी कंपनी को नुकसान हुआ या कंपनी की वजह से कोई नुकसान हुआ किसी को, तो 50 मिलियन तक का नुकसान अमजद साहब भरेंगे पर्सनल पॉकेट से। कुछ पहले पढ़ी बात। इसी तरह सलमान साहब ने कहा कि मैं भी 20 मिलियन तक की गारंटी देता हूं। सो ये बातें हम इस लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखेंगे कि ये 2 लोग मेंबर हैं और ये इस बात की लायबिलिटी ऑन करते हैं, ये गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी की वजह से किसी को भी कोई थर्ड पार्टी को कोई लॉस हुआ तो अप टू 70 मिलियन तक ये 2 लोग पेमेंट करेंगे कंपनी के बिहाफ पे। इसे कहते हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी। बात समझ आई? सो फिर यहां पे मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी के। तो जितनी गारंटी उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट में दी होगी, बस आप उनसे वो रिकवर कर सकते हो सकता है अमजद साहब बहुत अमीर हो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो, लेकिन आप उनसे कितना रिकवर कर सकते हैं? 50 मिलियन। हो सकता है सलमान बहुत अमीर हो, लेकिन आप कितना रिकवर कर सकते हैं? 20 मिलियन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। सबको समझ आ गई? ये वाली एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत कम है कि ऐसी गारंटी लिमिटेड कंपनीज मेरे नॉलेज में नहीं है जिनका शेयर कैपिटल भी हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात पे कि गारंटी लिमिटेड कंपनी कभी कोई शेयर कैपिटल रखेगी नहीं। हो सकता है ये अमजद साहब और सलमान साहब आए तो ये शेयर कैपिटल लें। सो गारंटी लिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल भी रख सकती है। तो फिर मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी? कंपोजिशन ये और ये, यानी फिर मेंबर की लायबिलिटी ये वाली भी होगी और ये वाली भी होगी। सो लिमिटेड अप टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन। सो कंपोजिट। सिंपल, क्लियर? सबको, बेटियों को क्लियर? सो मैंने ये जो 3 टाइप्स डिस्कस की हैं, ये इनफैक्ट मेंबर्स की लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव में की हैं कि मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, ठीक है, और लायबिलिटी के बेस पे उस कंपनी का स्टेटस क्या होगा। सो अब अक्सर सेक्शंस ऐसे पढ़ेंगे जिनके अंदर लॉ बात ही ऐसे करेगा, इस बात पे बात ही कभी ऐसे नहीं कहेगा एवरी पब्लिक कंपनी, एवरी प्राइवेट कंपनी। नो, समटाइम्स सेक्शन का आगाज ऐसे होगा एवरी कंपनी, मतलब सारी, वो प्राइवेट हो, वो पब्लिक हो, वो पब्लिक लिस्टेड हो, सब। कई दफा ऐसे कहेगा एवरी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब यहां पे वो वाली डिस्टिंक्शन नहीं चलेगी, यहां पे वो हर वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है उस सब पे ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। कुछ पहले बड़ी बात। फिर कुछ अंदाज ऐसा होगा कि समटाइम कहेगा एवरी कंपनी शुड डू दिस, सपोज वो सब कंपनी पे अप्लाई करेगा, साथ में लिखेगा प्रोवाइडेड दैट इफ द कंपनी इज ऑफ अ लिस्टेड नेचर, इफ द ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, देन इन दैट केस कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। यानी ऐसे सेक्शंस हमें मिलेंगे जहां पे हम हर कंपनी के बारे में बात, पहले जनरल बात पढ़ेंगे, फिर या तो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे या रिलैक्सेशन पढ़ेंगे, या समटाइम्स हम कंपनीज के बारे में इस वे में बात कर रहे होंगे, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। बात समझ आ रही है? चलो
सो ये हो गई सेकंड डिस्टिंक्शन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। एक बस छोटी सी और बात पढ़ते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको किताब पे ले जाता हूँ और किताब से फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बस ये लास्ट बात, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कल ये 3 बातें तो डिस्कस कर ली थी, ये रह गई थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी रह गई थी। सो इसकी डेफिनेशन बस लॉ के मुताबिक देख लेते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह बुक से पढ़ते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है उन्हें, आप लोग यूजुअली इन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हो, ठीक है। लेकिन अब आजकल जो वर्ड यूज किया जाता है कॉमनली रेगुलेशंस के अंदर, रूल्स के अंदर, वो पीआईसी का नाम है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहा जाता है उन्हें। ये वो कंपनीज हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जिनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी ऐसी कंपनीज जिनमें गवर्नमेंट या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हो 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, या 51% या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं LWMC, GWMC, जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, या गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, अब ये कंपनीज क्या हैं, इनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इनमें गवर्नमेंट की, अगर इनकी शेयर होल्डिंग ना भी हो तो बाकी डेफिनेशन भी है उसको पढ़ते हैं, इनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इसका मतलब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है इस कंपनीज के अंदर। ऐसी कंपनी को आप क्या कहोगे, पब्लिक इंटरेस्ट। ये मैटर नहीं करता अब इस कंपनी का स्टेटस क्या है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक में बिकम अ पब्लिक सेक्टर। भाई गवर्नमेंट ने किसी पे भी अपना हाथ साफ कर लिया, ये मैटर नहीं करता कि उसका अपना स्टेटस प्राइवेट है या पब्लिक है। जैसा फॉर एग्जांपल रिडोल्फ पाकिस्तान एक प्राइवेट कंपनी है, कल को गवर्नमेंट इसके अंदर कंट्रोल एक्वायर कर ले तो रहेगी ये प्राइवेट, लेकिन कहलाएगी क्या, पब्लिक इंटरेस्ट। बात समझ आ रही है मेरी कुछ? सो ये मैटर नहीं करता। उसके बाद इनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, वो फेड हो जाती है, फिर जो इनकी पहचान बन जाती है वो पीआईसी की पहचान बन जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की। ये बात कुछ समझ आई? जिसमें गवर्नमेंट, अगर तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो गवर्नमेंट के पास 51% से ज्यादा इख्तियारात हैं, या सेकंड कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, यानी इनकी जितनी भी मैनेजमेंट है उसको चलाने वाले लोग कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट। कंट्रोल है उन पे गवर्नमेंट का। मतलब मैं कहूं इसके डायरेक्टर, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव, इसका सीएफओ, ये सब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो फिर चलाने वाले ड्राइवर उनके हैं, तो समझ लो उनके इशारों पे चलेगी। जैसे आप GWMC, LWMC में जो बोर्ड, जितना भी बोर्ड है और इतना CEO, CFO, डायरेक्टर्स, ये सब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड में एक कंपनी का क्या मतलब बेटे, देखो कंपनी का स्टेटस, देखो पब्लिक, देखो बेटे पब्लिक इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक। समझाना ही चाह रहा हूं कि आप एक कंपनी चला रहे हो अच्छी भली, लेकिन लॉ जो गवर्नमेंट है उनको लगता है यार ये जो काम कर रही है बेटी, ये कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, नेशनलाइज होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं ना कुछ चीज़ें नेशनलाइज और प्राइवेटाइजेशन, जिसमें आप अक्सर PIA को देखते हो कि जनाब आप PIA खरीदो तो स्टील मिल साल मुफ्त में ले लो। ऐसी बातें सुनी है आपने पिछले दिनों जब ये हमारे कुछ अक्लमंद लोग आए थे? ऐसा हुआ है, डील होने लगी थी लेकिन वो कैंसिल होगी, जो भी हुआ। समझाने चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे ही कोई एयरलाइन है और उसे गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, तो हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी हो सकता है वो पब्लिक कंपनी हो एग्जिस्टिंग जो काम कर रही हो, लेकिन जब गवर्नमेंट उसे टेक ओवर करेगी तो उस बेचारी का अपना स्टेटस तो इनमें से कोई होगा, लेकिन वो उसकी अपनी आइडेंटिटी फेड हो जाएगी, वो अब कहलाएगी पब्लिक इंटरेस्ट। बात समझ आएगी? या फिर दोबारा से नेशनलाइजेशन खत्म कर दी जाए और प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए तो ठीक है, फिर दोबारा चले जाएगी गवर्नमेंट बीच में से। गवर्नमेंट ऐसे काम बड़े आराम से करती है नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है। मुझे याद है नेशनल हाईवे का ऑडिट कर रहा था, तो नेशनल हाईवे के ऑडिट के दौरान पता चला कि हमने लीगल क्लेम्स कुछ वेरीफाई करने थे, तो बिलीव करो गवर्नमेंट ऐसे से कई दफ़ा स्टेप लेती है कि इंसान को हैरत होती है। मतलब आपने मोटरवे आप बना रहे हो, एटलीस्ट जो लोगों को पैसे दे रहे हो वो तो इंसानों वाले दो, ठीक है। लोगों की पूरी पूरी प्रॉपर्टियां अंदर आ गई मोटरवे बनाते हुए, ठीक है, उन बेचारों ने केस कर दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। सो उन बेचारों को पैसे नहीं मिल रहे, प्रॉपर्टियां नेशनल इंटरेस्ट में खाई जा रहे हैं। सो नेशनल इंटरेस्ट इस तरह काम करता है, ठीक है। गवर्नमेंट को इस बात की टेंशन नहीं है कि आप कितना रोगे, उसने कंट्रोल। हाँ
आपको लगता है ये जो जितने भी जो गवर्नमेंट लोकेशंस बनती हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, अपनी प्रॉपर्टी पे बनाते हैं? नहीं, खा पी जाते हैं। जहां से मोटरवे गुजरती है समझ लो वो इलाका तबाह हो गया। जिसकी जमीन बच जाएगी मोटरवे के बाद वो तो महंगी हो जाएगी, लेकिन जिसकी खाई जाएगी वो नेशनल इंटरेस्ट में खाई जाएगी, बहुत लोएस्ट वैल्यू मिलती है, डीसी वैल्यू कहते हैं वो इसे, तो वो लोएस्ट वैल्यू पे आपको असाइन करते हैं और वो भी नहीं देते, वो भी इतनी देर बाद मिलती है कि उसकी वैल्यू ना होने के बराबर होती है। सो ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर ऐसे भी शहजादे हैं एनएचए वाले कि एक पेट्रोल पंप है सपोज, ठीक है, अब नेशनल हाईवे पे, अब सपोज मोटरवे पे, अब वो पेट्रोल पंप के ऊपर, अब अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप के करीब जो यूजुअली कट आपको मिल जाते हैं सर्विस रोड पे जाने के लिए, राइट, कि आप पेट्रोल पंप को 1-1.5 किलोमीटर पहले इशारा मिलता है और आप सर्विस रोड पे, आपको दूर से नजर आ रहा था, जालिम इंसान वो कट बंद कर देते हैं। अब जो पर्सन को इशारा कट ही नहीं मिला सर्विस रोड पे जाने, वो आपके पेट्रोल पंप पे क्यों आएगा? सो कई पेट्रोल पंप ऐसे तबाह कर दिए, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बंद कर दी, अब उन्होंने केस किया हुआ, बेचारे हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी हरकतें नेशनल इंटरेस्ट में बहुत कॉमन बात है, क्लियर। सो या तो आपकी ऑनरशिप हो, पैसे दिए हो, आपने पैसे लगाए हो गवर्नमेंट ने, या फिर दूसरा तरीका आपका बोर्ड अपना हो। बोर्ड अपना है, ड्राइवर अपने हैं, तो समझ लो गाड़ी आपके मुताबिक चलेगी, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक काम होगा। बात समझ आती है? सिंपल बात है ना। और नंबर थर्ड, जितनी भी आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशंस हैं, जो कि एनपीओज हैं, जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं कर रही, वो लाइसेंस्ड होती हैं बाय एससीसीपी, इसलिए पूरा लफ्ज लिख दिया लाइसेंस्ड बाय एससीसीपी। बट जितनी भी एनपीओ हैं वो सारी की सारी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कवर हो जाती हैं। सो इनफैक्ट उनका अपना स्टेटस क्या बन जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब कहने को वो गारंटी लिमिटेड होगी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जब उसकी फॉर्मेशन हुई होगी, लेकिन इनफैक्ट वो क्या बन जाएगी? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहलाएगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट उन पे अपना कंट्रोल रखती है, एनपीओज एनजीओज पे सब पे कंट्रोल है अपना। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आई बात? सो 3 बातें मैंने सिखाई, या तो पैसा लगाया हो गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट के बंदे हों, यानी चलाने वाले गवर्नमेंट के लोग हों, और तीसरी बात कि अगर एनपीओज जितनी भी हैं तो आंखें बंद करके वो पीआईसी कहलाएंगी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकता है जी। पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देंगे। पब्लिक कंपनी वही डेफिनेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, जो प्राइवेट ना हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि पब्लिक का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट डिफरेंट है। आप इसे पब्लिक सेक्टर कह लो तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो आपके लिए जिंदगी ज्यादा आसान ऐसे। डिफरेंस ये है, पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक सेक्टर की जब भी लफ्ज लोगे वो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पब्लिक में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। पब्लिक तो मल्टीपल कंपनीज है, जैसे मैं नाम ले देता हूं, आपकी मास्टर टाइल सिरेमिक इंडस्ट्री पब्लिक कंपनी है, कितना बड़ा नाम है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। नहीं होती, नहीं होती, क्यों रखेंगे भाई, तुम्हें क्यों लिफ्ट कराएंगे पब्लिक कंपनी में, वो तुम्हें क्यों लिफ्ट कराएं, गवर्नमेंट को क्यों लिफ्ट कराएं, उनका बिजनेस है, तुम्हें क्यों लिफ्ट कराएं। पब्लिक सेक्टर में तो हो गई कंट्रोल उनका, पब्लिक कंपनी में नहीं वो हाथ डालेंगे। फिर इसी तरह और बहुत से नाम है जिससे आपकी निशात है, निशात के बहुत से ग्रुप्स हैं, वो पब्लिक कंपनीज हैं, लेकिन वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है। तो पब्लिक तो बहुत मौजूद है आपके पाकिस्तान में, बेतहाशा मौजूद है, और बड़ी नाम है, लेकिन अब मुझे शायद उस तरह सारे नाम कोट करना आसान नहीं होगा मेरे लिए। सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंट्रोल पे ही चला जाता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसमें परसेंटेज होती है, कहलाती वो पब्लिक सेक्टर ही है, ठीक है, कहलाती वो, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का बोर्ड अपना होता है, बोर्ड अपना होता है, ऊपर चलाने वाले लोग वही होते हैं, पैसा नहीं डाला होता लेकिन चलाने वाले लोग वही होते हैं, तो हमारे लिए वो पब्लिक सेक्टर ही है। अच्छा जी चलें जी, अब आते हैं ज़रा बुक पे, प्लीज़ हम अपनी बुक पे आते हैं अब फाइनली। सो ये टोटल हमारे चैप्टर्स हैं जी, एक दफ़ा बस दिखा रहा हूँ, टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इनमें अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट में से, जैसा मैं पहले भी बात जिक्र कर रहा था बार बार, थर्ड चैप्टर एग्जामिनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बगैर वो मूव आउट नहीं कर सकता इसमें से कुछ पूछे बगैर, ठीक है, और वो भी सिग्निफिकेंट नंबर्स का। सेकेंडली इसी के साथ लिंक्ड है एक्चुअली 4, ये पहले असूलन एक ही चैप्टर होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सो इनफैक्ट 3 और 4 एक ही है एक्चुअली मेरी नज़र में। देन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 8 है जो मीटिंग से रेलिवेंट है,
ठीक है, इसमें से एग्जामिनर एक सब्सटेंशियल पोर्शन पूछे बगैर नहीं मूव कर सकता, तो ये दो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। एंड थर्ड वन इज़ जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12। ये रिसेंटली आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर द स्प्लिटिंग, ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे भी सवाल पूछे बगैर एग्जामिनर अपना पेपर क्लोज नहीं करता। अब वो कई दफ़ा इसमें से 5 नंबर का सवाल पूछता है, कई दफ़ा उससे ज़्यादा का पूछ लेता है, होता स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेट नहीं होता, क्योंकि बातें जो टेक्निकल सेक्शन थे इस सेक्शन के, जो इस एरिया के, वो आप C5 फाइनल में पढ़ोगे, जहाँ पे हम कैलकुलेशन सीखते हैं कि लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने इससे सवाल सेटअप किया है और अच्छा खासा सेटअप किया है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर में इधर क्लास में करवाऊँगा, क्योंकि वो मैं आप लोगों पे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ईमान यकीन है मुझे, तो नहीं, वो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल हैं जो रिसेंट अटेम्प्ट्स में से, वो मैं क्लास में करवाऊंगा इन टॉपिक्स के साथ। जिस तरह ये एक टॉपिक था चैप्टर 5, बड़ा आसान सा टॉपिक था, बहुत आसान सा टॉपिक है, 2-3 सफ़ों में ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। अब बच्चे बड़ा इसे आसान लेते थे, उसने तबीयत साफ़ की फिर इस चैप्टर पर, उन्हीं 3 लाइनों के ऊपर ऐसा सवाल बनाया कि तबीयत खुश कर दी उसने, ठीक है। तो वो मैं इधर ही करवा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, ऑल्दो वो लास्ट पेपर्स में से है लेकिन मैं करवा यहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाकी नॉर्मल है, बाकी उसके लिए नॉर्मल था, बाकी इट्स नॉट इशू। ओके, चलें जी चलें जी, हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। हम देखिएगा इस बुक में और कोई अच्छी चीज़ हो ना हो, लेकिन ये कंटेंट या स्पॉटलाइट जो है ये हमेशा आपके लिए हेल्प आउट करेगी आपको कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। आपके फीचर्स ऑफ द कंपनीज हम इस बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कंपनी के बारे में, फिर कुछ अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ये लोग कौन होते हैं, जिसमें से हम मेंबर को तो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट यहीं पे कवर हो जाएगी इसी चैप्टर में डिटेल में। फिर कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है, उसकी बेसिक जो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसके जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप चैप्टर नंबर 2 देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो लिस्ट में था मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, इनफैक्ट ये वो 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे भी अभी, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये वो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करना सिखाऊंगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा ताकि आपके लिए ये पढ़ना जो है पीसेस डिफरेंट जगहों से ये आसान हो जाए। क्लियर? चलो अच्छा, मैं कल ऑप्शनल पे है, तो मैं आपको बता दूं, मुझे बाद में भूल जाएगा। कल की ऑप्शन पे था टीचर्स की कि इफ़ दे वांट टू टेक द क्लास और नॉट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट वन, सो कल ऑफ होगा, परसों मुलाकात होगी। मुझे आई होप आप में से जो अदनान साहब के स्टूडेंट हैं या उमैर साहब के, वो तो आने वाले हैं, हाँ वो तो बस मैं आसिफ साहब का फॉलोअर हूँ आज से। कौन कहते? हाँ वही ना, तो मैं नहीं, छुट्टी, ठीक है, मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस है सर जी। फीचर्स ऑफ अ कंपनी, जी कल छुट्टी है, ठीक है जी, क्लियर होगा, ओके। चलें जी पढ़ते हैं। कंपनी एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो थोड़ी सी बातें लीगैलिटी के ऊपर पढ़ने लगे हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अ सोल ट्रेडर is an individual who owns and runs his or her own business. The law does not recognize the business. The law recognizes only the individual who runs it. तो अगर आप sole proprietor हो तो लॉ को बिजनेस नहीं प्रॉब्लम है, लॉ को सिर्फ तुम पता है कि तुम हो जो भी हो whatever, और तुम्हारे पीछे भी सिर्फ FBR वाले पढ़ते हैं, बाकी और कोई तुम्हारे पीछे नहीं आता। The individual is liable for the debts of the business and is also personally liable for any breaches of the law by the business. मतलब वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, उसके बिजनेस की कोई वैल्यू, कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु रन्स, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान सी बातें हैं, ठीक है, और पेपर यहां से नहीं आना। सो प्लीज ये गुमान दूर कर लें एक और चीज कि ऐसी जगहों से पेपर बन सकता है और मुझे इसको याद करना है, नहीं, इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करना है। मैं साथ साथ वैसे बताता रहा करूँगा कि ये चीज़ें सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इधर से पेपर बिल्ट नहीं होता। ये पेपर एग्जामिनर की जो अप्रोच है वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुकी है, तो इसलिए ऐसी बातों से पेपर आना वो अपनी बेइज्जती समझता है, इसलिए वो कभी ऐसी बेइज्जती नहीं करवाएगा। इज इट क्लियर?
और कई दफ़ा होता है रिव्यूअर भी जो होते हैं ना, टीचर्स भी, वो भी शहजादे होते हैं। मुझे याद है कॉर्पोरेट लॉ का एक पेपर था, हाँ एक पेपर आया हिस्ट्री में, बहुत ही आसान पेपर था, बहुत आसान पेपर था। इनफैक्ट हाँ मैंने भी उसी में पास किया था, मुझे याद है। आसान इस हवाले से था कि रिफ्लेक्शन थी पास पेपर्स की। आपने वैसे पास पेपर देखे हुए थे, आई कैप का ये ट्रेंड नहीं है फाइनल्स के अंदर कि वो पास पेपर की रिफ्लेक्शन दे, लेकिन उस टाइम में अल्लाह ताला ने सेल लगानी थी तो वो लगी हुई थी। तो कॉर्पोरेट लॉ का पेपर बड़ा आसान था, मैंने पेपर देख निकला तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट किया ठीक है, पेपर किया वही 70 का, लेकिन पास हो जाएगा, 70-75 का, ओके लेकिन पास हो जाएगा, उम्मीद थी एक। अच्छा फाइनल का कोई पेपर मेरे से तो नहीं 70 से ऊपर हुआ, आप अपनी करके देख लीजिएगा, शायद ऊपर हो जाए, मेरे से नहीं इससे ऊपर हुआ। मैंने एक 90 का किया था तो फेल हो गया था, उसके बाद फिर मैंने अगली बार 70 का किया तो पास हुआ। मैं कहा अच्छा नहीं, द पॉइंट इज एक्चुअली पेपर टेक्निकल होता है, टाइम मैनेजमेंट उसमें हमेशा से एक चैलेंज रहती है, और अगर आप जल्दी कर रहे हो और 90-100 तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है आपने एग्जामिनर के बहुत से ट्रिक लूज कर दिए, या आपको पता ही नहीं चला, उसने आपको ट्रिक कर दिया है, उसने आपको पागल बना दिया है, मतलब आप नहीं जज कर सके, ऐसा होता है कई दफ़ा। ठीक है, अच्छा मैं वापस आता हूँ जो बात बताना चाह रहा था। इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से पेपर पूछना। मैं गजनी हूँ, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं। हाँ कॉर्पोरेट का पेपर। हाँ कॉर्पोरेट का पेपर। तो टीचर का एक रिव्यू था, आप लोग जानती हो उन टीचर को, मेरे भी उस्ताद हैं, आतिफ आबदी साहब थे, तो उन्होंने एक डिटेल रिव्यू लिखा आई कैप को और बेइज्जती की आई कैप की, टका के, थोड़ी देर बेइज्जती नहीं, प्रोफेशनल वर्ड्स में उन्होंने आई कैप को बताया कि ऐसा पेपर आई कैप को जेब नहीं देता, इतना आसान पेपर। मेरा तो पास हो गया, अगले वालों को तोबा, कानों को हाथ लगाया उन्होंने अगली बार एग्जामिनर ने जब उसने कमेंट पढ़े तो। ठीक है, ऑब्वियसली समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी पेपर इजी सेटअप हो जाता है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी हमारे केस में यहां से ऐसी चीज़ों से पेपर सेटअप नहीं होगा। ऐसा नहीं करना कि कोई आप में से अगर मेमोराइजेशन पे बिलीव करता है, खुद नहीं लिखता, तो फिर ऐसा नहीं करना कि ये चीज़ें भी याद करनी शुरू करें, थोड़ा सा मेच्योर हो जाना है। एग्जाम्पल्स नहीं मेमोराइज करनी, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर नहीं याद करने, अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप अपने रट्टे का इस्तेमाल करें, हर जगह यूज़ ना करें, खाली बाकी को रीडिंग कर लें। ठीक है, A partnership is a group of individual who owns and runs their own business. Each partner usually contribute capital to the business. A partnership business is not registered as a person by the law. Legal person नहीं है. Individual partners are personally liable jointly with the other partners. तो आपको याद होगा joint and several liability. Okay. For the debts of the business. I'm moving forward. अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, वरना मुझे लग रहा है बहुत आसान बातें हैं, ये समझ आ रही हैं। Unlike sole trader and partnership, ये हमारे मुद्दे की बात आई। A company is a legal person separate from its owners. यहाँ पे अब हम आके कहेंगे कंपनी की अपनी शनाख्त है। This is called doctrine of corporate personality, means the law recognizes a company as a person with legal rights and obligations similar to those of ordinary individuals. तो एक कंपनी की वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है जो एक इंडिविजुअल की। फर्क सिर्फ इतना है, हम नेचुरल हैं और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज एग्जांपल 1 जल्दी से पढ़ लीजिए। ये आप देख रहे हैं ना, एसएमसी प्राइवेट, ये सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। You done? चल सकते हैं आगे। आखिर में एक लाइन लिखी हुई है, कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन वेयर इंडिविजुअल पीपल आर नेचुरल पर्सन्स। एसेंशियली हाउएवर द लॉ ट्रीट्स पर्सन इन द सेम वे वेदर दे आर आर्टिफिशियल और नेचुरल। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब हम कंपनी की कुछ खसूसियात पढ़ने लगे हैं। तो पहली है जी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एज अ लीगल पर्सन द कंपनी में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्सन, इंडिविजुअल और अदर कंपनीज। इसका मतलब है, यही वजह है कि उसका लीगल स्टेटस है, तो वो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है। क्लियर? अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात पूछने लगा हूं। सपोज ये एक एग्जांपल, छोटी सी एक यहां पे एक चीज पूछने जा रहा हूं आप लोगों से, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ट हुई है। सपोज एक कंपनी है, मैं अज्यूम करता हूं से निशात ने से सफायर के अंदर, और नहीं, ओके एबीसी कंपनी कर लेते हैं, कोई एबीसी कंपनी के अंदर 50 मिलियन
इन्वेस्ट किए हैं इन शेयर्स। अब मुझे बताइए क्या ऐसी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है? पॉसिबल है, प्रोवाइडेड दैट ये कंपनी क्या हो, पब्लिक लिस्टेड हो, या पब्लिक भी हो तो चलेगी कि प्राइवेट अरेंजमेंट में परचेजिंग की जा सकती है। सो मैं ये कह सकता हूं फिर पब्लिक हो, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज यहां पे बताऊं, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा आपको कंपनी का नेम देगा तो वो पब्लिक का नेम अगर सपोज दे देता है और वो साइलेंट है कि ये पब्लिक लिस्टेड है या अनलिस्टेड, तो आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। अगर तो आंसर बहुत छोटा है तो फिर आप, मैं चाहूंगा कि आप पब्लिक लिस्टेड के बारे में भी बताएं और पब्लिक अनलिस्टेड के बारे में भी बताएं कि लॉ क्या कहता है। बात समझ आई? लेकिन कई दफा ऐसे आप लोगों के लेवल के ऊपर एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर देगा कि ये जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दिस कंपनी इज एक्चुअली लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो फिर आपको जेब नहीं देता कि आप पब्लिक अनलिस्टेड की बात करें, फिर आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिस्टेड की बात करेंगे। मेरी बात कुछ समझ आई है? सो आपको केयरफुल होना पड़ेगा स्टेटस ऑफ द कंपनी के ऊपर। जब भी आप कंपनी का नाम पढ़ें आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला जिसमें कंपनी का नाम ना हो। तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है फौरन से पहले कंपनी के नाम को हाईलाइट कर लें अपने सामने, ताकि आपको प्रोविजन ऑफ लॉ लिखने में आसानी हो। क्लियर? चलो, सो पब्लिक हो गया। अच्छा ये कंपनी, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, राइट? इस कंपनी का स्टेटस बता सकते हो? इस कंपनी के हवाले से, एबीसी के हवाले से क्या क्या लाएगी? पेरेंट क्यों होगी? एसोसिएट, मैंने कहा पढ़ा है पेरेंट एसोसिएट। इस कंपनी ने इस कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हैं, शेयर होल्डर है। इसका मतलब हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि निशात इज अ मेंबर ऑफ एबीसी कंपनी। कह सकता हूं जनाब। यही पूछना चाह रहा था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की या उससे कहीं ज्यादा कंपनीज की मेंबर हो सकती है, ऑल्दो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है, बट बोथ कैन बिहेव लाइक अ नेचुरल पर्सन। इफ यू कैन बी अ मेंबर, इफ यू कैन बी अ शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी, लाइकवाइज कंपनी भी ऐसा काम कर सकती है, ये भी लीगल पर्सन है। सो जनाब ये भी मेंबर हो सकती है किसी दूसरी कंपनी की। सिमिलरली ये भी क्रेडिटर हो सकती है किसी दूसरी कंपनी की। भाई निशाद अगर एबीसी को माल बेचती है क्रेडिट के ऊपर, क्या नहीं बेच सकती? बेच सकती है। चलो मैं यूं असल रियल एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे रेडोल्फ पाकिस्तान जो है वो इनफैक्ट केमिकल इंडस्ट्री थी और ये जितने आपके ब्रांड्स हैं ये सब हमारे क्लाइंट्स थे। इट वॉज अ B2B बिजनेस। सो निशाद, सफाई, ये सब हमारे क्लाइंट्स थे। सो क्या हम सेल नहीं करते? एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल नहीं करती थी? हमारा पूरा बिजनेस ही इस क्रिटिकल कस्टमर पे डिपेंड करता था। बहुत पोटेंशियल कस्टमर था हमारा, था मतलब मैं नहीं हूं उस कंपनी में, अभी भी है। सो बहुत पोटेंशियल कस्टमर है कंपनी का। सो इसका मतलब हम क्या करते थे, मैं आपको अगर अंदर की टर्म्स बता दूं, तो हम इनको गुड्स बेचते थे क्रेडिट के ऊपर और इनका क्रेडिट पीरियड था 45 डेज का। ये हमें 45 डेज के बाद पेमेंट करते थे। गुड्स रिसीव हो जाती थी, इनवॉइस चली जाती थी, इनवॉइस जिस दिन इन्हें रिसीव होती थी वहां से 45 डेज स्टार्ट होते थे, फिर ये हमें 45 डेज बाद पेमेंट करते थे, यानी 1.5 महीने का कहीं क्रेडिट चलता था। तो फॉर दैट टाइम बीइंग इस 1.5 महीने में रेडोल्फ क्या है? क्रेडिटर, और निशात क्या था हमारा? डेटर, ट्रेड रिसीवेबल। तो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की क्रेडिटर हो सकती है और एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की डेटर हो सकती है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं आप एक नई डोमेन में एंटर हो जाए जहां पे इंडिविजुअल से बाहर निकल के आप लोग कंपनीज के बारे में सोचें। सो अब यहां इस केस में ये पर्सन, अभी मेंबर वाली बात छोड़ दी है मैंने, इस केस में ये पर्सन क्रेडिटर है, ये लीगल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन क्रेडिटर है और ये कंपनी डेटर है। अब एक और सिनेरियो छोटा सा सोच लें। रेडोल्फ पाकिस्तान को फंड्स की जरूरत है। एक बैंक आया, से सिल्क बैंक, वो कहता है जनाब आप हमसे लोन ले लें, क्यों परेशान होते हैं, हम आपको से 12% मार्कअप पे लोन दे देते हैं, आपको 500 मिलियन चाहिए आप हमसे लें। अब जरा रिलेशन देखें इन दो का आपस में। ये भी कंपनी है,
यस, अंडर द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस ये कंपनी है। अब ये कंपनी यहां पे क्या बन गई? लेंडर। और ये कंपनी बोरोर बन गई आपकी। ऐसा ही है जी। सो रिलेशनशिप तो यहां पे भी चल रहा है, दोनों हालांकि आर्टिफिशियल पर्सन है। तो लाइकवाइज एक कंपनी दूसरे में इन्वेस्ट भी कर सकती है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, एशिया इंश्योरेंस कंपनी, मैंने पहले भी शायद इस कंपनी का नाम लिया है। ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी थी और इनका एक नमूना था, इस चेयरमैन का, इस कंपनी के मालिक का एक नमूना था, उनका बेटा। वो उसे बड़ा पसंद था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो वो कंपनी के फंड्स डिफरेंट मार्केट्स में इन्वेस्ट करता था। डूबा पिछले दिनों 2.5-3 करोड़ रुपए उसका, लेकिन चलो वो कोविड के फेज में डूबा एक्चुअली, जब मार्केट क्रैश हुई है। अच्छा, वो बंदा क्या करता था? कंपनी के फंड्स स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता था। कहने को खुद भी लिस्टेड है, अपने शेयर्स पे एतबार नहीं था इसे कि हम तो अच्छा नहीं कर रहे, कोई और तो अच्छा करेगा। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि ये देखो, ये एक कंपनी मल्टीपल कंपनीज की क्या है? मेंबर्स है, शेयर होल्डर है। सो जहां पे हर मेंबर को एक राइट हासिल है कि वो मीटिंग में आ सकता है, बोल सकता है, अपना राइट रिफ्लेक्ट, अपना राइट यूज कर सकता है, तो वो सारे मेंबर्स वाले राइट इसके पास भी मौजूद हैं। ये भी मीटिंग में जाएगी इन तमाम कंपनीज की, जब भी मेंबर की मीटिंग होगी ये भी जाएगी। अब ये तो आर्टिफिशियल है, ये कैसे जाएगी? रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट के लिए अपने एक फेस बना लेगी कि सलमान मेरा फेस है। सो जो सलमान बोलेगा मतलब कंपनी ने बोला, जो राइट सलमान ने एक्सरसाइज किया मतलब कंपनी ने एक्सरसाइज किया। तो यस, रिप्रेजेंटेटिव यूज करेगी। आर्टिफिशियल कंपनीज, हर आर्टिफिशियल पर्सन हर जगह पे अपना रिप्रेजेंटेटिव यूज कर रहा होगा, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए। सबको समझ आई है? पक्की बात है। चलो आगे पढ़ता हूं फिर अब जल्दी से। सो डेट एंड लायबिलिटी, इफ अ कंपनी इनकर्स अ डेट, द कंपनी इटसेल्फ इज लायबल एंड इट्स ओनर्स आर नॉट। सो निशात लायबल है अपने उधार के लिए, निशात के ओनर्स मियां मंशा या उसके बेटे नहीं। Ownership of assets या property, a company owns its own assets, although the अपने शेयर अपने एसेट अपने नाम पे होंगे, although the members ordinary shareholder owns the company, they do not own the asset of the company। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यार मालिक कंपनी तो ऑन करते हैं, लेकिन आप ये कहो कि वो एसेट ऑन करते हैं, नहीं, ये बात नहीं है। कंपनी आपकी है। जैसा निशात जो ये है, फॉर एग्जांपल रिडोल्फ पाकिस्तान, ये मंसूर और से खालिद महमूद की है, ये दो लोगों की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, दो लोगों की है। ठीक है, ये दो लोग मालिक हैं इस कंपनी के, लेकिन आप ये कहें कि दो लोग मालिक हैं इन तमाम व्हीकल्स के, इन तमाम जमीनों के, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कंपनी के मालिक हैं। तो अगर कभी आपका दिल किया कि कंपनी बंद हो जाए और हम ये सारा हिस्सा ले उड़ें, तो उसमें आसान हल ये है कि आप वाइंडिंग अप करें, आप कंपनी क्लोज करें, जितने डेटर्स हैं और जितने डेट्स हैं उसके, जितनी लायबिलिटीज हैं वो पे ऑफ करें, बाद में आखिर में कुछ बच गया तो आपस में डिवाइड कर लीजिएगा। सिंपल। लोगों के उधार हैं यार, सो आप क्या करें, डेट और लायबिलिटी, सॉरी एसेट्स और लायबिलिटीज को नेट ऑफ करें। अगर नेट एसेट बचे, ये बात समझ आती है ना? बस सही है, मेरे से ज्यादा काउंटिंग आती है फिर आपको। नेट एसेट्स बचे तो फिर नेट एसेट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? चलो जी जी। आपकी लोगों की क्लास कितने बजे? इस क्लास की टाइमिंग क्या है? अच्छा फिर ठीक है, ओके। मुझे लगा 11:40 चल रहा था। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। चलिए अच्छे काम कीजिएगा प्लीज, ये जो पेज है या 1.3 से पहले, 1.2 से पहले प्लीज ये सारी बातें एक दफा पढ़ के आइएगा, ठीक है? चले, अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए।